हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपीजी सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का कंसेप्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे कंसेप्ट सीखे थे और क्वेश्चन भी सोल्व किए थे, जिनको हम आज यूज करने वाले हैं टू कैलकुलेट टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम के क्वेश्चंस। तो अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो उनको जाकर देखो, अदरवाइज आज के कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आने वाले। तो आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है, जो भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो सब नोट करते हुए जाना है। आर यू रेडी विद योर पेन एंड पेपर? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का सबसे पहला टॉपिक है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये होता क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो देख लो। लेट E1, E2 अप टू En बी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, दैट इज EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल्स टू 5। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या हुआ कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां पर हमने लिखा है कि उन दोनों इवेंट्स का, है ना, उनके करस्पॉन्डिंग जो सेट होगा उनका अगर हम इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो आएगा 5, मीन्स कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा। दैट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर I नॉट इक्वल्स टू J एंड यूनियन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to N ऑफ EI इक्वल्स टू S। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी इवेंट्स है अगर हम उनका यूनियन ले ले, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स, कि सभी जो इवेंट्स है उनका अगर यूनियन ले लिया जाए तो सारा का सारा सैंपल स्पेस हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम ये है हमारा एक सैंपल स्पेस, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स है। कैसे? जैसे आप ये देख पा रहे होंगे ये वाला पोर्शन, तो इसको बोल देंगे हम सपोज इवेंट 1, इसको बोल देंगे इवेंट 2, इसको बोल देंगे इवेंट 3, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे इवेंट्स है और ये सपोज है लास्ट में हमारा इवेंट n। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर आप बोलोगे कि सर जो इवेंट है उसको तो हम सेट से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट तो ये लग नहीं रहा है ना, ये तो ट्राइंगल टाइप का बन गया ये पोर्शन। तो एक बात ध्यान से देखो कि जब हम यूनिवर्सल सेट में या सैंपल स्पेस में कोई सेट लिखते थे इस तरीके से, है ना, सर्कल के फॉर्म में, तो A और B, तो यहां पर हमारे पास कोई कॉमन पोर्शन भी होता है ना। तो ये वाला कॉमन पोर्शन हो गया है। दैट मीन्स ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है नहीं, इनके कॉमन एलिमेंट है कुछ ना कुछ, ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर भी कुछ ना कुछ पोर्शन बचा हुआ है, देख पा रहे हो, A और B के बाद। दैट मीन्स A यूनियन B करके हमारा सैंपल स्पेस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली अगर हमें इस सैंपल स्पेस को, ठीक है, हमें इसको दो सेट में डिवाइड करना है सच दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो हम इस तरीके से एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है, सपोज ये A सेट है और ये जो अनदर पोर्शन है ये B सेट है और सैंपल स्पेस तो ये टोटल है, ठीक है। तो ये A सेट और B सेट में आप देख पा रहे हो कुछ भी कॉमन रीजन नहीं है। A पार्ट है इधर वाला और B पार्ट है उधर वाला, और इसमें कोई भी कॉमन भी नहीं है। और अगर इसका यूनियन ले, ठीक है, तो पूरा का पूरा पोर्शन कवर होगा। दैट मीन्स यूनियन लेने पे हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने अलग अलग सर्कल्स ना बना के सिंपली इन रीजन से हमने इनको डिनोट कर दिया। इस तरीके से भी हम सेट को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमारा पर्पस फुलफिल हो रहा है तो यहां पर आते हैं। अब यहां पर हमारे पास इवेंट्स है E1, E2, E3, सपोज ये E4 है ना। तो ऐसे बहुत सारे डैश 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 इवेंट्स होंगे और लास्ट में आएगा EN, ठीक है। तो हमारे पास n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। अब बात करें हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की, तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने किसकी है, तो इन सभी इवेंट्स को कवर करते हुए एक इवेंट ऐसा है, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। सपोज ये है इवेंट E, जिसको आप सर्कल के रूप में यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस इवेंट की हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब हमें पता है जब हम A की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने हैं और डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पूरे रीजन को हम कवर करेंगे जो भी E का है। तो देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन जो है,
ठीक है, जो E का है और E1 के साथ कॉमन है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी। और ये वाला रीजन जो है, ये कौन सा रीजन है, E2 पोर्शन वाला और E के साथ इंटरसेक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इन सभी पार्ट्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके ऐड कर दें तो वही हमारे आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E सेट, ठीक है, या E इवेंट। ओके, तो यहां पर लेट अस सी ये वाला पोर्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, E इंटरसेक्शन E3, ठीक है। तो जो E3 इवेंट है उसके साथ हमने E इवेंट का इंटरसेक्शन ले लिया, वो इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपली प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ E इंटरसेक्शन E3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टोटल सैंपल स्पेस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E कैलकुलेट करनी है तो यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1 इवेंट, ठीक है। तो इस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2 इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E3 इवेंट, एंड ऐसे ही हमारे पास लास्ट में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन EN इवेंट्स। तो ये क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई है ऑफ इवेंट E। इतनी क्लियर है बात। अब यहां पर ध्यान से देखो कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1 तो नहीं गिवन है, ठीक है, तो हमें क्या गिवन होता है क्वेश्चंस में, वो उस पर फोकस करते हैं। हमने एक बार सीखा था लास्ट लेक्चर में कि इसको हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कैसे लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं कि अगर E इंटरसेक्शन E1 है, दो इवेंट को कराना है, दैट मीन्स पहले क्या करो, पहले आप E1 को करा लो, ठीक है, इनटू अ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट गिवन दैट E1 हो चुका है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या गिवन होता है जनरली, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3, और वो हम यहां पर पुट कर देंगे। और गिवन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1, मींस कैलकुलेट कर सकते हैं हम इजीली, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट में इसको भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2 को प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E सच दैट E2 हैज हैपेंड, है ना, पहले ही हमने E2 की प्रोबेबिलिटी लिख दी है, तो यहां पर लिखेंगे E की प्रोबेबिलिटी सच दैट E2 का प्रोबेबिलिटी हम, है ना, लिख चुके हैं, हो चुका है वो इवेंट। तो यहां पर लास्ट में आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E सच दैट EN हैज हैपेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E आती है। तो इसको थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में लिखने के लिए, बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम सिग्मा का यूज कर लेते हैं, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगी I इक्वल्स टू 1 to n, है ना, I इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू n वेरी कर रहा है। और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, तो ये किसको बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, है ना, इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1, ठीक है, मीन्स E बाई E1, यहाँ पे I है तो I की जगह E बाई E2, फिर लास्ट में आ जाएगा E बाई EN। तो इस तरीके से हम सारा का सारा प्रोबेबिलिटी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, उसको सिंपली इस सिंपल से फॉर्मूले में कंडेंस करके लिख सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास इवेंट्स होंगे E1 E2 E3 जितने भी होंगे, उतनी बार ही हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। चलिए फिर एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं कि कैसे हम टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल 11 देख लेते हैं। यहां पर बोला गया है बॉक्स 1 कंटेन्स 4 ब्लैक बॉल्स एंड 8 ग्रीन बॉल्स, बॉक्स 2 कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 7 ग्रीन बॉल्स, a dice is rolled, if the outcome is a multiple of 3 a ball is drawn from box 1, otherwise ball is drawn from box 2. What is the probability that the ball drawn is green in color? तो यहां पर आप देख रहे हो कि हमारे पास बॉक्सेस है, उसमें से ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो उसको बना लेते हैं पहले ताकि विजुअलाइजेशन इजी हो जाए। तो बॉक्स 1 के अंदर क्या है, इसको मैं B1 लिख देता हूं, बॉक्स 1, तो इसके अंदर है 4 ब्लैक बॉल्स एंड 8 ग्रीन बॉल्स। क्लियर है इतनी बात। बॉक्स 2 के अंदर है हमारी, इसको मैं B2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहां पर है 5 ब्लैक बॉल्स एंड 7 ग्रीन बॉल्स। क्लियर है इतनी बात। अब बोला गया है कि एक डाइस को रोल किया जाता है, ठीक है,
तो डाइस तो आपको पता ही है जिसपे आउटकम 1 to 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। और यहां पर बोला गया कि अगर उस पे आउटकम मल्टीपल ऑफ 3 आता है, मल्टीपल ऑफ 3 मींस 3 और 6, ठीक है, क्योंकि 1 से 6 तक ही जाना है, तो 3 और 6 अगर अपीयर होता है तो हम बॉक्स 1 से बॉल को ड्रॉ करते हैं, अदरवाइज हम बॉक्स 2 से बॉल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इनसे पहले ही हमारा इवेंट हो रहा है, एक है ना, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है डाइस को रोल करने का, तो उसको पहले ही बना लेते हैं। सपोज ये छोटा सा डाइस है हमारा, ओके, और इस पे अगर हमारा मल्टीपल ऑफ 3 अपीयर होगा तो हम बॉक्स 1 से जाएंगे, और अगर मल्टीपल ऑफ 3 अपीयर नहीं होगा तो हम बॉक्स 2 के पास जाएंगे, ठीक है, और वहां से बॉल को ड्रॉ करेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी जितनी होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी कि हम बॉक्स 1 से ड्रॉ करेंगे बॉल को, है कि नहीं बात। जितनी प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आने की होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी हमारे बॉक्स 2 से हमें बॉल निकालने की होगी हमारे पास, ठीक है। तो बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं सिंपली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जितनी मल्टीपल ऑफ 3 आने की होगी। दैट मीन्स 3 और 6 अपीयर हो सकता है, मीन्स 6 आउटकम्स में से 2 है ना टाइम्स आ सकता है, 3 और 6 आ सकता है। दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। क्वेश्चंस में कभी कभी डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि जो बॉक्स 1 है उससे बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो है 1/3, लेकिन यहां पर थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए एक डाइस का एग्जांपल ले लिया कि भाई डाइस में मल्टीपल ऑफ 3 आया तो ही हम बॉक्स 1 से निकालेंगे। डायरेक्ट भी दे सकते हैं और इनडायरेक्ट वे में भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में। लेकिन बॉक्स 2 के लिए क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 की जितनी होगी उतनी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आने की होगी। दैट मीन्स 1 2 4 5 अगर आ गया तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। दैट मीन्स 4/6 यहां पर प्रोबेबिलिटी आएगी और ये हो जाएगा आपका 2/3। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पर देखो दोनों बॉक्सेस हैं, ठीक है, और दो बॉक्सेस को अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें, जैसे हमने यहां पर देखा था कि भाई जो वेन डायग्राम है उसमें एक इवेंट है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बाकी हमारे E1 E2 E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। तो यहां पर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, बहुत ही सिंपल है। सपोज ये हमारा वेन डायग्राम है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जितने भी बॉल्स है हमारे पास सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई एक पार्ट तो वो है जो बॉक्स 1 की बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड पार्ट वो है जो बॉक्स 2 की बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बॉक्स 2 के अंदर जो बॉल्स है और बॉक्स 1 के अंदर जो बॉल्स है वो डिफरेंट है। हालांकि बोला गया है कि ब्लैक और ग्रीन है दोनों में, है ना, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स है उनके अंदर और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, अगर हम बॉक्स 1 बॉक्स 2 के अंदर जाए। लेकिन हमसे यहां पर बोला गया है कि जो ग्रीन इन कलर बॉल्स हैं उनका प्रोबेबिलिटी बताना है निकालने का। तो टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा गया है कि इससे और इससे निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना हो। कुछ इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा कि कुछ बॉल्स होगी जिसको हम इस सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, और इस सेट को क्या बोल रहा हूं मैं, G। तो यहां पर B1 के अंदर जो ग्रीन बॉल्स है, B2 के अंदर जो ग्रीन बॉल्स है ना, दोनों को हमने यहां पर लिख लिया। तो ये वाला पोर्शन इसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है, ओके। तो यहां पर हमें पता ही है किस तरीके से हमें निकालना है, बहुत ही आसान है। क्या बताया था, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स निकालनी है तो क्या करेंगे, यहां पर हम कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन G प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटरसेक्शन G, ठीक है। तो इस पोर्शन में जो प्रोबेबिलिटी आएगी और उस पोर्शन में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वही हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ ड्रॉइंग ग्रीन बॉल्स। और इसको कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमने बता दिया था, ठीक है, इसको भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल सच दैट B1 हैज टेकन प्लेस। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि भाई पहले अगर हमें B1 से, है ना, बॉल्स निकालने हैं ग्रीन, तो पहले B1 की जो प्रोबेबिलिटी है उसको भी तो कंसीडर करना होगा और फिर उसमें से जो ग्रीन बॉल्स निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G बाय B2। ऑलराइट, तो यहां पर देखो ध्यान से, अगर हम इस बॉक्स में से बॉक्स
1 में से ग्रीन बॉल्स निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सिंपल, 8 ग्रीन बॉल्स हैं और टोटल है 12 बॉल्स, ठीक है। लेकिन यहां पर हम सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ जी नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी सच दैट B1 हैज टेकन प्लेस। मीन्स B1 को हमने चूज कर लिया है, उसके बाद हम उसमें से ग्रीन बॉल्स को चूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर क्या होगी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ G बाय B2, वही सेम कंसेप्ट कि B2 को सेलेक्ट कर लिया विद प्रोबेबिलिटी 2/3 एंड फिर G मींस ग्रीन बॉल्स को इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं विच विल बी 7/12। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर जो लिखे हुए हैं ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको भी सर्कल में और इसको भी सर्कल्स में डाल दूं तो इन सभी सर्कल्स में जो वैल्यू लिखी है इन्हीं का हमसे मल्टीप्लीकेशन और फिर प्लस मल्टीप्लीकेशन पूछा गया है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि यहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ और ये एक पाथवे हो गया, ये दूसरा पाथवे हो गया, ठीक है। तो इन दोनों की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी मल्टीप्लाई करके, पहले ये हुआ B2 को सेलेक्ट किया इंटू ग्रीन को सेलेक्ट किया, B1 को सेलेक्ट किया इंटू ग्रीन को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं ट्री डायग्राम और इससे विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी ना लगाए और आप ये जान ले कि है ना प्रॉपर ट्री डायग्राम को प्लॉट कर ले, ड्रॉ कर ले और फिर वहां पर जो भी जिसकी भी ग्रीन इन कलर जैसे प्रोबेबिलिटी पूछा गया है तो वहीं से प्रॉपर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ले, तो इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन ही तो है वहां पर, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं जल्दी से। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू G बाई B1 8/12 प्लस यहां पर है 2/3 इंटू 7/12, ठीक है। तो यहां पर नीचे में कितना आ जाएगा 36, ऊपर है 8 प्लस इधर से आ जाएगा 14, तो ये हो गया 22/36 मीन्स 11/18, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स है, टोटल प्रोबेबिलिटी आई है ये बॉक्स 1 से भी निकालने की, बॉक्स 2 से भी निकालने की, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आ गया है 11/18। तो इस तरीके से हम टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं ताकि टोटल प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाए। यहां पर बोला गया है बॉक्स 1 कंटेन्स 4 ब्लैक बॉल्स एंड 8 ग्रीन बॉल्स, बॉक्स 2 कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 7 green balls. A ball is randomly selected from box 1 and placed in box 2. Now a ball is drawn from box 2. What is the probability that the ball drawn is green in color? तो यहां पर बोला गया है कि एक जो बॉक्स 1 है उसमें से एक बॉल को निकालकर हम बॉक्स 2 के अंदर डाल रहे हैं और बॉक्स 2 से अब बॉल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उस बॉल निकालने की जो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, ठीक है। तो जो बॉक्स 1 है उसको पहले बना लेते हैं हम, इसको नेम दे देते हैं अगेन B1। ये आ गया हमारा 4 ब्लैक बॉल्स एंड 8 ग्रीन बॉल्स। तो बॉल्स वगैरह तो सेम लास्ट क्वेश्चन के जितना ही है हर एक बॉक्स में, और जो बॉक्स 2 है उसमें हमें इसमें से निकाल के एक बॉल डालना है। तो यहां पे ब्लैक और ग्रीन बॉल्स हैं, तो हो सकता है कि हमने जो बॉल निकाला वो ब्लू भी, हमने जो बॉल निकाला वो ब्लैक भी हो सकता है और वो ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से अगर हमने ब्लैक बॉल निकाला या फिर ग्रीन बॉल निकाला तो जब हम ब्लैक बॉल को बॉक्स 2 के अंदर डालेंगे तो डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कितनी हो जाएंगी। तो यहां पर अगर बॉक्स 2 है हमारे पास तो इसमें ब्लैक बॉल निकाल के हमने बॉक्स 2 के अंदर डाला तो 5 ब्लैक बॉल्स ऑलरेडी थी, तो ये हो जाएंगी टोटल 6 ब्लैक बॉल्स, और यहां पर 7 ग्रीन बॉल्स एज इट इज रहेंगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहां से एज्यूम कर लिया कि ब्लैक बॉल हमने निकाल के यहां पर डाली। ये दूसरा केस कौन सा हो सकता है, यहां पर हमने ग्रीन बॉल निकाल के डाल दी, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कौन सी डाली, लेकिन ये दोनों केसेस पॉसिबल है। तो ग्रीन बॉल्स अगर हमने डाली सेकंड बॉक्स में तो ये हो जाएगा 5 ब्लैक बॉल्स, सेम ही रहेगा लेकिन ग्रीन बॉल्स एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब ये जो दोनों बॉक्स है ये तो बॉक्स 2 ही है, ठीक है, लेकिन इनका अरेंजमेंट अलग अलग है, तो इनको नेम दे देते हैं कि सपोज ये अरेंजमेंट A1 है और ये अरेंजमेंट सपोज A2 है, ठीक है। तो यहां पर बॉल ब्लैक बॉल निकालने की जितनी प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी से हम A1 अरेंजमेंट के अंदर से बॉल निकाल सकते हैं, ग्रीन बॉल,
ठीक है। और जितनी प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल निकालने की B1 से होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी के साथ इस अरेंजमेंट से हम ग्रीन बॉल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इनकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं कि A1 अरेंजमेंट अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है, कि ये अपीयर ही हो जाए या जनरेट हो जाए। तो यहां पर ब्लैक बॉल्स की कितनी है प्रोबेबिलिटी 4/12, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 1/3। और ग्रीन बॉल्स जितनी निकलेगी उतना ही A2 अरेंजमेंट आएगा, दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये हो जाएगी 8 बॉल्स ग्रीन है तो 8/12 हमारा आंसर होगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। अब यहां के बाद हमें निकालना है ग्रीन बॉल का टोटल प्रोबेबिलिटी। उसके लिए फिर हम वही करेंगे कि भाई A1 तक तो आ गए, अब ग्रीन बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी सच दैट A1 हैज हैपेंड, है ना, A1 पे हम आ चुके हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो ग्रीन बॉल्स कितनी है 7 और टोटल बॉल्स हैं 13, और यहां पर ग्रीन बॉल्स कितनी है, ये है हमारे पास 8 और टोटल बॉल्स है 13, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स। तो चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, पता ही है आपको कैसे लिखते हैं, यहां पर आ जाएगा B1/G B2 इंटरसेक्शन G, है ना, इस तरीके से, और आप इस फॉर्मूला को भी रेफर कर सकते हैं। बट हमने बताया था कि जितना भी हमने सर्कल में मार्क किया हुआ है उतना ही अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि यहां पर 2 ही पाथवेज है, 2 ही रास्ते, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। अब और के साथ है तो मल्टीप्लाई तो होगा ही डेफिनेटली, बट जब ये होगा तो इसको भी होना है, पहले हमें A1 अरेंजमेंट तक पहुंचना है, फिर हमें ग्रीन, है ना, G/A1 का मल्टीप्लाई करना है उसमें। तो क्या करेंगे, सिंपली 1/3 इंटू 7/13 प्लस ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 8/13, तो यही आपका टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 39 और ऊपर है 7 + 16, तो यह आ जाएगा 23/39, ठीक है। तो ये ग्रीन बॉल निकालने की टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसको अगर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बनाने की, है ना, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की बात करो तो कैसे कर सकते हैं। सपोज ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है ना, जो भी A1 और A2 अरेंजमेंट के बाद अपीयर हो रही है, तो ये सपोज हमारा A1 अरेंजमेंट है, ये हमारा सपोज A2 अरेंजमेंट है, ठीक है। और इसके अंदर भी कुछ ग्रीन बॉल्स होगी और A2 के अंदर भी ग्रीन बॉल्स होगी, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है G को। तो इसकी हमें टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, जो हमने यहाँ पर कर ली है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लो, या फिर फील आ रहा हो तो इस ट्री डायग्राम का भी आप यूज करके इजीली सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है बेस थ्योरम और इनवर्स प्रोबेबिलिटी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इससे बहुत घबराते हैं, बट हम बहुत ही इजी वे में इसको समझाएंगे कि क्या होता है, ये किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इफ एन इवेंट E can occur only with one of n mutually exclusive and exhaustive events E1, E2, E3 and up to En, and the probabilities, probability of E/E1, probability of E/E2 up to probability of E/En are known। और अगर known नहीं भी होगी तो हम उनको कैलकुलेट कर लेंगे, मीन्स कैलकुलेट करना इजी है। और यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, जैसा हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में भी देखा था, ठीक है। तो वैसा ही वेन डायग्राम हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर आपको पता ही है कि ये वाले ना इवेंट्स कौन से हैं, E1, E2, E3 एंड इस तरीके से लास्ट में है हमारा ये En इवेंट्स। तो बहुत सारे बीच में भी इवेंट्स है, ठीक है। और ये जो सर्कल है ये क्या है, हमारा E इवेंट। तो अब हमसे जो पहले पूछा गया था उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहले बोला गया था कि हमारे पास ये कुछ इवेंट्स हैं और E इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। लेकिन बेस थ्योरम में थोड़ा डिफरेंट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भाई E इवेंट हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि E3 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब E इवेंट हुआ है। जैसे यहां पर हमने देखा था कि A1 और A2 कॉन्फ़िगरेशन हमारे जनरेट हुए हैं, तो ग्रीन बॉल्स निकालने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले जाते हैं कि ग्रीन बॉल्स तो हम निकाल चुके हैं ना, जो निकाली है वो ग्रीन बॉल है, लेकिन ये बताओ कि वो A1 कॉन्फ़िगरेशन से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि वो तो A1 से भी आ सकती है, A2 से भी आ सकती है ना, जो ग्रीन बॉल निकली है। तो यहां पर हम उस पोर्शन की, है ना, उस इवेंट की बात करते हैं कि किससे वो बॉल निकली है।
जैसे यहां पर E3 इवेंट है और ये E है, तो सपोज इससे कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ वो बॉल निकली है, क्योंकि बॉल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, सब जगह है ग्रीन बॉल्स, तो इससे भी निकल सकते हैं, इस पोर्शन से भी, हर एक पोर्शन से निकल सकती है, बट E3 से निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो हम कैसे लिखते हैं इसको कि भाई E3 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सच दैट इवेंट ही E हैज हैपेंड। ठीक है, तो E इवेंट तो हो ही चुका है, बट E3 के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह ही है, आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कैसे लिखते हैं इसको, E3 इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक है, जो भी नीचे लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E इसको हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लिखते हैं, जैसे हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में भी लिखा था। कैसे, हमें पता होता है कि भाई E3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, और फिर क्या लिखते हैं भाई, E3 इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी लिख ली, अब हमें E की लिखनी है, तो E सच दैट E3 हैज टेकन प्लेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है, जो हमने अभी सीखी है, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वो लंबा सा एक्सप्रेशन जो भी होता है, ठीक है, सिग्मा के साथ। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, प्रॉपर वे में। जैसे यहां पर देखो E3 बाई E है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो E बाई E3 है, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने का ये भी एक आसान तरीका है कि उसको रिवर्स कर दो और जो भी नीचे है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से हम अगर ये आइडेंटिफाई कर ले कि पूछा क्या गया है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के और बहुत ही इजीली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे कंडेंस फॉर्म में, इस तरीके से कुछ, जैसे हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E के बाई E लिखी, E पूछी गई, E के क्या है, कोई भी इन सभी इवेंट्स में से कोई एक इवेंट है ना जिसके होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, सच दैट E इवेंट हैज हैपेंड। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E के, है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E के, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक है, जो एक्सप्रेशन हमने सीखा था कैसे, सिग्मा I इक्वल्स टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई EI। ठीक है, तो इतना सब कुछ ध्यान में रखते हुए अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिससे बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 13 देख लेते हैं। बॉक्स 1 कंटेन्स 4 ब्लैक बॉल्स एंड 8 ग्रीन बॉल्स। Box 2 contains 5 black and 7 green balls. A dice is rolled. If the outcome is a multiple of 3, a ball is drawn from box 1, otherwise ball is drawn from box 2. तो ये तो वही एग्जांपल है जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में यूज किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जो पूछा गया है इंफॉर्मेशन वही है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, इफ द बॉल फाइनली ड्रॉन इज ग्रीन इन कलर। मैंने बताया था कि पहले बता दिया कि किस कलर की बॉल आई है। ठीक है, हुआ क्या है ये बता दिया है, बट अब क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1। ये ग्रीन बॉल बॉक्स 1 से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें बताना है। समझ में आ रही है बात। तो वही सब अरेंजमेंट में जल्दी से बना लेता हूं। ठीक है, तो ये सब अरेंजमेंट आप देख चुके हैं, हमने देखा था इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है कि भाई बॉक्स 1 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। बॉक्स 2 तक पहुंचने के लिए, है ना, सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं अपीयर होता है दैट मीन्स 2/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम B1, ठीक है, ये कितनी होगी 8/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल फ्रॉम B टू बॉक्स 7/12। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं जो हमने डिस्कस करना है। तो पहले हमने बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लेकिन अब बोला गया है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, ग्रीन बॉल तो आ चुकी है हमें पता है, लेकिन ये बॉक्स 1 से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मींस बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो बॉक्स 1 जब हमें पता है कि ग्रीन बॉल्स आ चुकी हैं, ठीक है, अपीयर हो चुके हैं, तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि भाई जो मैंने बताया था कि इसको इन्वर्स कर दो, है ना, उल्टा कर दो, तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ G/B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। ठीक है, मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको रिवर्स करेंगे और जो भी नीचे लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जितना भी यहां पर दोनों के दोनों पाथवे से जा रहे हैं उनका टोटल प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट ही करना सीखा था। ठीक है, कैसे लिखते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G/B1
प्लस, और ये आप देखो अगर ध्यान से वही लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये एक है ना, दो तरीके हैं तो उनमें से एक तरीका ऊपर लिख दिया जो हमारे लिए फेवरेबल है, ठीक है, और दूसरे वाला तरीका और पहले वाला तरीका दोनों को ऐड करेंगे वो हमारा हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G/B2। अब यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन करनी है, क्या क्या, G/B1 कितना है 8/12 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना है 1/3, डिनोमिनेटर में भी ये सेम ही आ जाएगा 1/3 इंटू 8/12 प्लस नीचे कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 7/12, ठीक है। तो हमने देखा था टोटल प्रोबेबिलिटी लास्ट क्वेश्चन में कितनी आई थी, यहां से भी आप क्या करो, देखो 12 इंटू 3 12 इंटू 3 सब जगह डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो 12 इंटू 3 मीन्स 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर बचेगा 8, नीचे बचेगा 8 प्लस 14, ठीक है, तो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 22, तो 4/11 हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा ऑफ B1 बॉक्स हैपनिंग सच दैट ग्रीन बॉल हैज हैपेंड, है ना, मींस ग्रीन बॉल आ चुकी है। तो यहां पर दो तरीके मैंने बताए, एक तो इसको इन्वर्स करके है ना फॉर्मूले के तरीके से लिख दो, है ना, B1/G पूछा गया था, G/B1 लिखो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में ये तो लिखोगे ही, और जितने भी बॉक्सेस हैं, है ना, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको भी लिखेंगे, जैसे B1 था, B2 था, अगर थर्ड बॉक्स होता तो B3 B4 इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो इस तरीके से ग्रीन बॉल आ रही है या फिर इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अब हमारे लिए फेवरेबल क्या है कि बॉक्स 1 से आ रही है, ठीक है, इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, तो ये हमारा ये वाला जो तरीका है, इनको मैं सर्कल्स में डाल देता हूं, याद होगा आपको, तो ये वाला तरीका ऊपर आ जाएगा और जो टोटल है वो दोनों के जितने भी वेज होंगे वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेस थ्योरम के क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और भी ज्यादा इजी हो जाए। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। यहां पर बोला गया है बॉक्स 1 कंटेन्स 4 ब्लैक बॉल्स एंड 8 ग्रीन बॉल्स, बॉक्स 2 कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 7 ग्रीन बॉल्स, अ बॉल इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1 एंड प्लेस्ड इन बॉक्स 2। अगर आपको याद हो तो हमने जो सेकंड एग्जांपल सोल्व किया था टोटल प्रोबेबिलिटी में, वो सिमिलर इंफॉर्मेशन ही है, ठीक है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन मैं जल्दी से प्लॉट कर लेता हूं ताकि जो आगे पूछा गया उस पर हम फोकस कर सके। यहां पर दिया हुआ है कि अगर जो बॉक्स 1 है, ठीक है, उसके अंदर है 4 ब्लैक बॉल्स 8 ग्रीन बॉल्स, और इसमें से एक बॉल निकालकर हम बॉक्स 2 के अंदर डाल रहे हैं, तो वो बॉल हमने बताया था कि वो ब्लैक भी हो सकती है और ग्रीन बॉल भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर ब्लैक बॉल होगी तब हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स 2 का, है ना, एक अरेंजमेंट जनरेट होगा, और अगर ग्रीन बॉल निकाल के हमने डाली होगी तो हमारा दूसरा अरेंजमेंट जनरेट होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो बॉक्स 2 है उसमें 5 ब्लैक बॉल्स है, तो एक इसमें से आएगी तो 6 ब्लैक बॉल हो जाएगी और 7 ग्रीन बॉल्स, और ग्रीन बॉल डालेंगे तो 5 ब्लैक बॉल ही रहेंगी, बट जो ग्रीन बॉल है वो हो जाएंगी 8 ग्रीन बॉल्स। समझ में आ रही है बात। और ये अरेंजमेंट हमने बोला था A1, ये बोला था A2, और ब्लैक बॉल जितनी प्रोबेबिलिटी के साथ निकाली जा सकती है, इसमें डाली जा सकती है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी से ये A1 अरेंजमेंट जनरेट हो सकता है। दैट मीन्स A1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जितने इसमें ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी निकालने की, तो ये है 4/12, दैट मीन्स 1/3, और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स, तो ये कितनी है 8/12, या फिर ये हो जाएगी सिंपली 2/3, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि यहां पर अगर ग्रीन बॉल निकालनी है, खैर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे क्या है। नाउ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 and it is found to be green in color, then what is the probability that the ball drawn from box 1 was black in color? ठीक है, तो यहां पर हमें बोला गया है कि जो बॉल्स निकली है वो तो ग्रीन कलर है, ठीक है, लेकिन ये बताना है कि जो पहले निकाली थी, है ना, एक डाली थी ना बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में, तो वो हमारी ब्लैक इन कलर थी। दैट मीन्स यहां पर हमने देखा था कि या तो ब्लैक निकलेगी या ग्रीन निकलेगी। ब्लैक निकलेगी तो ये अरेंजमेंट होगा, और अगर ग्रीन निकलेगी तो ये अरेंजमेंट होगा। दैट मीन्स अगर यहां पर हम G/A1 लिख ले, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/13, और यहां पर हो जाएगी G/A2, ये हो जाएगी आपकी 8/13, ठीक है, 8 बॉल्स हैं। तो
ग्रीन बॉल्स निकल चुकी हैं और हमें बताना है कि A1 अरेंजमेंट जनरेट होगा, क्योंकि ब्लैक बॉल जब निकाली थी इसमें डाली थी तो A1 अरेंजमेंट जनरेट हुआ था। ठीक है, तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया है कि A1 अरेंजमेंट के जनरेट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जब हमें पता है कि ग्रीन बॉल निकल चुकी है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहां पर ब्लैक बॉल पूछा गया है तो उसके कारण अरेंजमेंट A1 ही बनेगा। और यहां पर लिखने का तरीका क्या है, तो ये हमारा पाथवे फेवरेबल हो गया है। ठीक है, इसको भी सर्कल में डाल देते हैं। तो ये वाला जो रास्ता है ये वाला फेवरेबल, और जो टोटल है वो टोटल ही है वो तो। ठीक है, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, या फिर फॉर्मूला से भी जा सकता है। कैसे? इसको रिवर्स करके लिख दो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ G बाय A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये तो आएगा ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ G बाय A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, और साथ में ही जो दूसरे वाला रास्ता है वो भी आएगा। ठीक है, जो दूसरे वाला चॉइस है हमारे पास वो भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। ठीक है, यहां पर जो आंसर है वो तो इजी है बहुत ही कैलकुलेट करना। कैसे? जल्दी जल्दी वैल्यूज लिख देते हैं। यहां पर आएगा ये 1/3 इंटू 7/13 डिवाइड बाई, ये तो नीचे आएगा ही, प्लस 2/3 इंटू 8/13। ठीक है, यहां पर हमें पता है कि नीचे कितना है डिनोमिनेटर में, 3 इंटू 13, तो 13 इंटू 3 39, नीचे भी है तो मल्टीप्लाई कर दो उतने से, और ऊपर बचेगा 7, नीचे बचेगा 7 प्लस यहां से बचेगा 16, तो ये आ जाएगा 7/23। ठीक है, तो इतनी प्रोबेबिलिटी होगी कि जब हमारी ग्रीन बॉल आ चुकी है तो वो ब्लैक बॉल निकाली थी हमने और B2 बॉक्स में डाली थी, तो हमारा अरेंजमेंट A1 जनरेट हुआ था, तो इतनी प्रोबेबिलिटी के साथ वो हो पाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो बेस थ्योरम पे बेस्ड है और जेईई एडवांस्ड में पूछा गया है 2016 में। तो अब देखेंगे अच्छे से कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि इतना लंबा स्टेटमेंट है तो कैसे समझेंगे, बट अगर बिट बाय बिट आप क्वेश्चन को अच्छे से समझते जाए, सोल्व करते जाए जो जो बोला गया है, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज ओनली 2 प्लांट्स T1 एंड T2। तो ये तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ 2 ही प्लांट्स हैं। ठीक है, तो जितने भी कंप्यूटर बन रहे होंगे या तो वो T1 प्लांट में बन रहे होंगे या फिर T2 प्लांट में। मींस T1 प्लांट में कंप्यूटर बनने वाले का और T2 प्लांट में कंप्यूटर बनने वाले का अगर हम यूनियन ले ले, ठीक है, उन सेट का, तो क्या बनेगा, एग्जॉस्टिव इवेंट बन जाएगा, है ना, सैंपल स्पेस बन जाएगा। और T1 और T2 प्लांट में जो जो कंप्यूटर अलग अलग बन रहे हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा। ठीक है, वो सेट्स। तो इसीलिए हम यहाँ पर इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ पर बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगेगा ही, है ना। वहीं पे हमने सीखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में यूज करना। प्लांट T1 प्रोड्यूसेस 20% एंड प्लांट T2 प्रोड्यूसेस 80% ऑफ द टोटल कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लांट T1 की, ठीक है, और ये है सपोज हमारा प्लांट T2, तो यहां पर जो भी कंप्यूटर्स बन रहे हैं, तो अगर उसमें से हम कोई एक कंप्यूटर उठाएंगे, ठीक है, यहां पर कंप्यूटर्स का ढेर है, तो अगर कोई भी कंप्यूटर उठाएंगे तो T1 प्लांट से बना है, इसका क्या मतलब होगा कि जितना ज्यादा अमाउंट T1 से बनने वाले कंप्यूटर का होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी होगा कि वो T1 से बना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली 20% प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स 20/100, और T2 प्लांट कितना प्रोड्यूस करता है, वो 80% करता है, रेस्ट, तो ये हो जाएगा 80/100। ठीक है, तो जितने भी कंप्यूटर्स है उसमें से जितना भी कंप्यूटर उठाएंगे वो T1 से बनेगा, 20/100% चांस है, और T2 से बना है उसके 80/100 चांस है। ओके, अब आगे बात करते हैं। बोला गया है कि जो 7% ऑफ द कंप्यूटर्स है प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। तो इस फैक्ट्रीज में T1 और T2 में टोटल में जो भी कंप्यूटर बनते हैं उसमें से 7% डिफेक्टिव पीस होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ पहले से पता है, इंफॉर्मेशन है। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी, और अंदर लिखा हुआ है किसकी प्रोबेबिलिटी, कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1।
ठीक है। तो डिफेक्टिव कंप्यूटर को हम एक इवेंट से डिनोट कर देते हैं डी, ठीक है, डिफेक्टिव कंप्यूटर। तो यहां पर अगर इस प्रोबेबिलिटी को हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहां पर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, कंप्यूटर टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट, गिवन क्या है, दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड इन T1 और वो डिफेक्टिव है, ठीक है, इक्वल्स टू 10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इक्वल्स टू 10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, देखते हैं, कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। तो ये T2 में बना है, उसकी प्रोबेबिलिटी है ना कि वो डिफेक्टिव है, तो ऐसे लिखेंगे T2 में बन चुका है और क्या है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। अ कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री इज रैंडमली सेलेक्टेड एंड इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। एक कंप्यूटर को हमने रैंडमली सेलेक्ट किया और वो डिफेक्टिव नहीं निकला, ठीक है, तो डिफेक्टिव नहीं निकलने को कैसे लिख देंगे, डी बार से डिनोट कर देंगे। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। क्लियर हो रही है बात। जैसे हमने बताया था कि ये हमारा सपोज सैंपल स्पेस है, पूरा पूरा जितने भी कंप्यूटर्स बन रहे हैं, तो ये T1 प्लांट के कंप्यूटर है, ये T2 प्लांट के कंप्यूटर है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होंगे जो डिफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि वो डिफेक्टिव नहीं है ना, डज नॉट टर्न आउट, ठीक है, तो डिफेक्टिव नहीं है, दैट मीन्स जो ये वाला सेट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, डी बार, है ना, डिफेक्टिव नहीं है, डी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफेक्टिव से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। अब यहां पर हमें पता है कि जो 7% है वो डिफेक्टिव है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि जो टोटल डिफेक्टिव पीसेस है वो कितने हैं, 7%। तो यहां से जो T1 है इसके अंदर जो डिफेक्टिव पीसेस होंगे वो कितने हैं, उसको कैसे लिखेंगे, D/T1, है ना, और जो यहां से डिफेक्टिव पीस है उसको क्या लिखेंगे, D/T2, है ना, डिफेक्टिव पीसेस। तो यहां पर जो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, दो रास्ते हैं, या तो वो T1 से बना हो या T2 से बना हो, है ना, या तो T1 से या T2 से। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 7%, ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ D कितनी है, 7/100। और यहां पर भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, पूछा क्या गया है उसको भी हम देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि वो T2 प्लांट से प्रोड्यूस हुआ है गिवन दैट इट इज नॉट डिफेक्टिव, तो इसको अलग से लिख लेते हैं, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 प्लांट से निकला है और डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ D बार। मैं इस तरीके से कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर्स हमें पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बार मींस डिफेक्टिव नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम इजीली लिख सकते हैं वहां से, ठीक है, क्या आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बार कितनी हो जाएगी, 1 माइनस दिस, तो ये आ जाएगी आपकी 93/100, ठीक है। और जो ऊपर है इसको भी हम इजीली लिख सकते हैं, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले लिख लेंगे T2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बार इन गिवन दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड इन T2, और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, तो पता ही है, ठीक है। तो अभी हमारा जो टास्क है T2 भी पता है, हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बार मींस नॉट डिफेक्टिव गिवन दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड इन T2, ठीक है। तो यहां पर डिफेक्टिव प्रोड्यूस इन T2 हम कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बार गिवन दैट D2 हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी पता है, क्या होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस है हमारी 7/100, और ये कैसी होगी, तो ये हो जाएगा आपका 20/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव दैट इट इज फ्रॉम T1, ठीक है, प्लस जो नीचे वाला है वो क्या है, 80/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव सच दैट इट इज फ्रॉम T2। समझ में आ रही है बात। तो ये हमने लिख ली टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, और डिफेक्टिव आइटम की टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता थी। एक रिलेशन हमें और पता है यहां से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D/T1 हम यहां पर लिख लेंगे, ठीक है, और फिर D/T2 हम कैलकुलेट कर लेंगे, जिसकी हमें आगे भी जरूरत है। तो यहां पर आप देख सकते हो 100 दोनों में प्लस के साथ है, बट एलसीएम लेंगे तो 100 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कर देते हैं। यहां पर बच जाएगा 7 = 20 इंटू
d/t1 को क्या लिखेंगे, 10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ d/t2 प्लस 80 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ d/t2। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर कितना है 200 और यहां पर है 80, तो 280 p/d/t2 हो जाएगा, है ना। ये वाले तो दोनों सेम ही है। इसको ऐसे समझो कि ये x लिखा हुआ है, ये भी x लिखा हुआ है और बाकी कोफिशिएंट्स है उनके, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 = 280 प्रोबेबिलिटी ऑफ d/t2। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ d/t2 = 7/280 या फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/40। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ d/t2। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ d/t2। तो हमने एक रिजल्ट बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो प्रोबेबिलिटी ऑफ d/t2 जैसे हमें पता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ d/t2 नहीं पता है, =1 होगा, क्योंकि गिवन में क्या है t2 ही है। ठीक है, और यहां पर d है और यहां पर d है, तो t2 को भूल जाओ और यहां पर d और d जैसे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ e प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e बार =1, और इसका प्रूफ भी बताया था अच्छे से। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये गिवन है हमारे पास 1/40 मींस कैलकुलेट करी है, और ये हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ d/t2 = 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ d/t2 कितनी आ जाएगी, 1 - 1/40 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 - 1/40 39/40। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, ये वाला फॉर्मूला कहीं पर भी यूज आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट यूज कर लिए जाते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे फाइनली पूछी गई है और इसकी प्रोबेबिलिटी हम यहां से निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ t2 हमारे पास कितनी है, 80/100 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी अभी निकाली 39/40 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ d/, तो ये हमें गिवन थी और d/ हमने निकाल ली 1 माइनस दिस करके, तो ये आ जाएगा 93/100। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखो और उसमें फिर वही सारी की सारी कैलकुलेशन करनी होगी, है ना, रिलेटेड टू दिस। तो टोटल प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी लिखी है टोटल प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही तो हम डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी लिखते हैं। ठीक है, बेस थ्योरम में, बस यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि डिफेक्टिव नहीं है तो उसी की हमने डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख दी। ठीक है, पूरा एक्सपेंड नहीं किया डिनोमिनेटर, जैसे हमने यहां पर किया था टोटल एक्सपेंड इन डिनोमिनेटर किया था, इसको हम यहां पर और क्या लिख सकते हैं, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बाय जी सच दैट, है ना, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी याद होगा आपको, तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर 100 से 100 गया, 40 से 2 टाइम्स ये गया, तो 39 × 2 हो गया 78 और ये हो जाएगा 93। तो 78/93 आपका आ गया कि प्लांट T2 से बना है और वो डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो 78/93 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो एडवांस का क्वेश्चन है ना, डिफिकल्ट तो होगा बट आप कर सकते हैं जितना भी हमने नॉलेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया। बच्चों, एक तरह के क्वेश्चन बनते हैं वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी पे। यहां पर हम देखते हैं कि कौन कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है। ठीक है, जैसे कोई इवेंट हो गया या कुछ भी हो गया है, तो वहां पर अगर आपसे ये जानना है कि एक्चुअली में क्या हुआ है ना, तो उसके जानने के लिए आप क्या करोगे, जो भी वहां पर प्रेजेंट थे उनसे पूछोगे कि भाई क्या हुआ। तो लेकिन जो सभी लोग हैं वो भी थोड़ा सा झूठ थोड़ा सा सच इस तरीके से मिला के बोलते हैं रियल लाइफ में, तो वहां पर एक्चुअली में पता करने के लिए कि हुआ क्या है वो हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ देयर ट्रूथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर बोला गया है ए स्पीक्स, ए क्या है, एक पर्सन है। ठीक है, स्पीक्स द ट्रूथ विद प्रोबेबिलिटी 4/5 एंड बी स्पीक्स द ट्रूथ विद प्रोबेबिलिटी 2/3। मीन्स 2/3 का अगर प्रोबेबिलिटी है ट्रूथ बोलने का तो कुछ ना कुछ झूठ है उसमें। ठीक है, और जैसे ए है वो भी कुछ ना कुछ झूठ बोलेगा ही, 4/5 के साथ ट्रूथ के साथ बोलता है तो 1/5 वो, है ना, प्रोबेबिलिटी भी लाई कर सकता है। अ डाइस
इज थ्रोन, एक डाइस को फेंका गया, बोथ एसर्ट दैट द नंबर टर्न्ड अप इज 5। दोनों ने बताया कि जो नंबर आया डाइस पे वो क्या हुआ 5। सपोज पहले कोई गेम्स खेल रहे थे बच्चे और किसी ने आकर पूछा कि क्या आया है, ठीक है, तो दोनों ने बोला कि 5 आया है। अब क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रुथ ऑफ देयर असर्शन। जो उन्होंने बोला है कि ये आया है उसमें कितनी सच्चाई है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ने ही बोल दिया है कि 5 आया है, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस तो यही होंगे कि 5 ही आया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको 1 नहीं बोल सकते क्योंकि उन दोनों में ही टेंडेंसी है कुछ ना कुछ झूठ बोलने की, ठीक है, कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ। चलिए फिर देखते हैं। अब एक इवेंट हम मान लेते हैं, सपोज इवेंट डी, कि दोनों ने बोल दिया कि 5 आया है, ठीक है, बोथ सेड 5 अपीयर्ड। ओके, तो दोनों ने तो ये बोल दिया, बट कुछ इवेंट्स ऐसे भी होंगे। एक इवेंट हम ऐसा मान लेते हैं जब एक्चुअली में 5 आया है ना, हमें नहीं पता क्या आया है, तो हम एक ई इवेंट मान लेते हैं कि यस 5 आया है। और अगर इसी का हम बार ले ले तो हम क्या बोल सकते हैं, 5 नहीं आया है, ठीक है, तो इन सब की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ये सब हमने इवेंट्स पहले ही असाइन कर दिए हैं। तो यहां पर अब ध्यान से देखना, अब बोला है कि एक डाइस को थ्रो किया है, ठीक है, तो ये हम एक अच्छा सा सुंदर सा टिकाऊ डाइस बना लेते हैं। तो इस डाइस पे 5 नंबर अपीयर हुआ है, ठीक है, टर्न्ड अप 5। तो यहां पर या तो 5 आया होगा या फिर 5 नहीं आया होगा, ठीक है, दो ही केस हो सकते हैं। तो यहां से सपोज ई इवेंट हुआ है और ई इवेंट नहीं हुआ है, ठीक है, या तो 5 आया है या फिर 5 नहीं आया, दो ही केस होंगे। तो जब 5 आया है और डाइस थ्रो किया गया है तो उसमें 1 to 6 नंबर्स आते हैं, और 5 आया है दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। 5 तो एक ही नंबर है तो वो अपीयर हुआ, दैट मीन्स 1/6 प्रोबेबिलिटी। और 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हो जाएगी आपके 5/6, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कि आगे क्या करेंगे। अब देखो दोनों ने कहा कि 5 आया, ठीक है, तो यहां पर हम वो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी सच दैट 5 हैज अपीयर्ड। मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि दोनों ने जो बोला है 5 उसकी प्रोबेबिलिटी सच दैट 5 रियल में आया है, ठीक है। तो इसको प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, जब वो दोनों ने बोला कि आया है और सच में आया है तो दोनों सच ही बोल रहे होंगे, ये भी सच बोल रहा है, ए और बी भी सच बोल रहे हैं, ठीक है, तभी तो हम कह सकते हैं कि ई हो चुका है, मीन्स 5 आ चुका है और दोनों ने बोला है कि 5 आया है। ये तो आसान है, लेकिन जब हमारा 5 नहीं आया है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी सच दैट 5 नहीं आया है, ठीक है, दैट मीन्स दोनों ने झूठ बोला है। तो 5 नहीं आया, ए ने भी सोचा कि झूठ बोल देते हैं और बी ने भी सोचा झूठ बोल देते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको हम यहां पर थोड़ा ध्यान से लिखते हैं। तो यहां पर हो जाएगी 1 माइनस, ए ने झूठ बोला मीन्स 1 माइनस 1 4/5, 1 माइनस इसका कितना है 2/3, 2/3, ठीक है। तो ये तो आपको लग रहा हो कि ये आसान ही है, ठीक है, सेम ही है, तो इसमें डिफरेंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम। तो यहां पर दोनों ने झूठ बोला, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है, मैंने पहले ही बताया था कि दोनों ने ही 5 बोला है ना, कि दोनों ने ही बोल दिया कि 5 आया है। अब ध्यान से देखो कि अगर 1 2 3 4 5 6 है ना, इनमें से कुछ ना कुछ आया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में तो हमने बोल दिया कि चलो एक केस में तो मान ही लेते कि 5 आया और उन्होंने सच बोला, तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। लेकिन यहां पर 5 नहीं आया इस वाले केस में, तो हो सकता है कि कुछ और आया हो, लेट अस से 2 आया है, ठीक है, तो 2 आया है बट उन्होंने बोल दिया 5, लेकिन दोनों ने बोला कि 5 ही आया है, ठीक है। तो यहां पर इसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मीन्स दोनों ने कोइंसिडेंटली बोल दिया कि 5 ही आया है, ठीक है, बाय मिस्टेक बोला है, अब कैसे भी बोला वो बात अलग है, बट दोनों ने बोल दिया 5 आया है, तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी, हो सकता है कि वो 5 ही आया हो,
ठीक है, तभी उन्होंने दोनों ने, हालांकि है ना हम वो केस कंसिडर कर रहे हैं जब 5 नहीं आया है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि 2 तो आया है। ठीक है, तो उनके पास कितने ऑप्शन थे 2 के अलावा बोलने के, जब वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे थे, तो 2 आया है, दैट मीन्स हमने मान लिया है सिर्फ कि 2 आया है, कोई और भी आ सकता था है ना 5 के अलावा। तो 2 आया है, इसको हमने माना है, तो उनके अलावा इसके पास ऑप्शन थे, 5 ऑप्शंस थे बोलने के, है ना, झूठ बोलने के 5 ऑप्शन थे। तो यहां पर हम बोलेंगे कि भाई दोनों ने सेम झूठ बोल दिया है। ठीक है, तो ये भी 1 into 5 और ये भी 1 into 5, तो इसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंस फैक्टर। ठीक है, और ये हम कब यूज करते हैं, जब दोनों ने ही सेम झूठ बोल दिया हो। ठीक है, तो यहां पर अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रूथ ऑफ देयर असर्शन, तो ट्रूथ कहां चल रहा था यहां पर, तो इसीलिए जो ये वाले हैं है ना, तो इनको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और इनको हम रखेंगे डिनोमिनेटर में। तो कैसे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ ऑफ देयर असर्शन, तो यहां पर है 1/6 इंटू 4/5 इंटू 2/3, डिनोमिनेटर में तो ये रहेगा ही 1/6 4/5 2/3 प्लस इधर से क्या आएगा, ध्यान से देखना 5/6 और ये बन जाएगा 1 माइनस 4/5, तो ये बन जाएगा 1/5 इंटू ये बन जाएगा 1/3 इंटू ये बन जाएगा 1/5 इंटू 1/5। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से मल्टीप्लाई करना होगा। कोइंसिडेंस फैक्टर ये अलग भी हो सकता है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, जिस तरह का भी सिचुएशन होगा। अब हमने देखा कि ये आया है सपोज, उसके बाद उसके पास 5 ऑप्शंस थे, तो 1/5 1/5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ने झूठ बोला है ना, अगर इस वे से जाए तो यहां पर देखो ध्यान से कितना होगा, 653 653 कैंसिल कर देते हैं ना, नीचे सभी जगह है, और यहाँ पर 5 से 5 भी कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा 4 2 जा 8 और यहाँ पर बचा 8 प्लस यहाँ पर कितना बचा, ये बच गया है 1 और नीचे 5, तो 1/5 यहाँ पर बचा, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा 41। ठीक है, और ऊपर आएगा 5 मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 40/41। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी के साथ वो ट्रूथ बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये क्लोज टू 1 है, और क्लोज टू 1 क्यों आ रही है, क्योंकि दोनों ने ही 5 बोल दिया है। ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज्यादा होगी, है ना। अगर सब दोनों के दोनों अलग अलग बोलते तो उसमें झूठ ज्यादा होता, कि कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो यहां पर सच्चाई ज्यादा है। और अगर आप कोइंसिडेंस फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी बहुत कम आएगी, इक्वल्स टू लगभग हाफ के आसपास आएगी। तो यहां पर ये क्लोज टू 1 इसीलिए आ रही है क्योंकि दोनों ने सच बोला है, तो कोइंसिडेंस फैक्टर जरूर अप्लाई करें। ठीक है, इसको भूलना मत। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज का लास्ट टॉपिक सीखते हैं, विच इज ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। तो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान है समझना, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे सपोज हमारे पास एक सेट होता है ना, सैंपल स्पेस, यूनिवर्सल सेट, कुछ भी बोलो आप इसको, और अंदर एक सेट होता है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं हम, कोई भी इवेंट ए हुआ है तो उसके जो एलिमेंट्स है वो ए के अंदर आएंगे। ठीक है, और जो सैंपल स्पेस है, पूरा पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर कुछ इवेंट्स होंगे और ए के अंदर कुछ कॉमन इवेंट्स होंगे ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो यहां पर अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ठीक है, पूरे सैंपल स्पेस के अंदर। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी की, तो यहां पर बात की जाती है कि कोई ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो हमें पता है कि सैंपल स्पेस के अंदर है, बट क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ए इवेंट के अंदर या ए सर्कल के अंदर वो होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे लिए जो पॉइंट्स हैं, है ना, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस रेक्टेंगल के अंदर, या स्क्वायर बोल सकते हो आप, और इस सर्कल के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना। अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, अब हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल भी सोल्व करेंगे जिसमें हम ऐसा क्वेश्चन सोल्व करेंगे जहां पर हमसे पॉइंट के बारे में पूछा गया, तो पॉइंट से ही ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल बने हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। लेकिन हम इनफाइनाइट
है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स की तो कैलकुलेशन कर नहीं सकते, बट हमें इतना सर्टेनली पता है कि कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो होगी जिसके साथ वो ए सर्कल के अंदर आएगा, है ना, जो ये सर्कल हमने बोला है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये सर्कल है इसका जो भी एरिया है उसके अंदर वो पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा, उसी की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, ठीक है। तो ये हमारा फेवरेबल एरिया हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी वाला पोर्शन है रेक्टेंगल, अगर ये मैं अच्छे से बना दूं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से नहीं बनाए, तो जो ये रेक्टेंगल है इसके अंदर जो एरिया है पूरा का पूरा वो हो जाएगा टोटल एरिया, और जो ये सर्कल है ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल एरिया, जब हम उस पॉइंट की बात कर रहे हो जो इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला के बेस में बहुत ही इजीली लिख सकते हैं कि अगर 2D की बात कर रहे हैं ना, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। और अगर हम लाइन में बात कर रहे हैं, ठीक है, 1D की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारी लाइंस होती हैं, ठीक है। सपोज उसमें ये हमारा टोटल एरिया है, जितना भी बोला गया है कि कोई भी वेरिएबल है या कुछ भी है वो यहां से यहां तक वेरी कर रहा है वो पॉइंट्स, और इतना उसके अंदर हमारा फेवरेबल एरिया है, ठीक है। तो ये अब हमारा हो जाएगा फेवरेबल लेंथ और ये हो जाएगा टोटल लेंथ, है ना। यहाँ पर लेंथ में हम डील करेंगे, और वॉल्यूम में भी ऐसा ही होगा कि भाई अगर 3D है तो वहां पर फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस पे कुछ एग्जांपल सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान है समझना, और एग्जांपल के थ्रू ये सारे फॉर्मूलाज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर बोला गया है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए स्क्वायर इफ अ पॉइंट इज सेलेक्टेड इनसाइड ए स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर है, इसके अंदर अगर कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट ऑल्सो लाइज इनसाइड द सर्कल। तो किस प्रोबेबिलिटी के साथ वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, ये प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, ठीक है। तो वही हमने बताया था कि जो ये स्क्वायर है ये हमारा हो जाएगा टोटल एरिया, ठीक है, और वो इसके अंदर भी लाई करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मींस ये जो सर्कल है ये हो गया हमारा फेवरेबल एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया कितना निकलेगा ये हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, है ना। बेसिकली हमें रेशियो ही फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस r है, ठीक है, और ये जो स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर की ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी r, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी r। ज्योमेट्री से आप सीखेंगे होंगे, ठीक है, ज्योमेट्री में ये सब सीखते हैं। सर्कल के बाहर ये स्क्वायर है तो ये भी r हो जाएगी, तो ये जो टोटल साइड है स्क्वायर की ये कितनी हो जाएगी 2r। क्लियर है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास पाई r स्क्वायर, है ना, सर्कल का एरिया वो हमारे लिए फेवरेबल है, और स्क्वायर का एरिया विच इज 2r का स्क्वायर। तो जो r है वो तो कैंसिल हो जाना है, यहाँ पर पाई r स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर ये कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बची पाई बाय 4, ठीक है। पाई आपको पता है 3.57 रहता है ना, और ये है 4 तो थोड़ा कम ही आएगा, 1 से कम ही आएगा। बट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत सारा एरिया सर्कल ने घेरा हुआ है, दैट मीन्स क्लोज टू 1 आएगा, ठीक है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि जो भी पॉइंट स्क्वायर के अंदर हो सर्कल के अंदर आ जाए, इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। तो यह आप कैलकुलेट भी करोगे तो 1 के क्लोज ही आएगा, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल सोल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है इफ a इज चोजन एट रैंडम इन -5 to 30, तो जो a है वो -5 से 30 तक वेरी कर रहा है, ठीक है, उसका वैल्यू। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4x माइनस 5a प्लस 64 इक्वल्स टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स। तो आप देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं d लेस देन 0, और d का वैल्यू क्या आता है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर b क्या है, b होता है x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1, और c क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो -a प्लस 4
लेस देन 0। तो अगर ये सिचुएशन सही होगी तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये इक्वेशन है इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स के लिए हमारे पास जो भी एक ही कंडीशन आएगी वो हमारे लिए फेवरेबल हो जाएंगी, एक ही वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि उन एक ही वैल्यूज के लिए हमारा ये जो इक्वेशन है उसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4, अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8a है ना, इसका स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस 5a प्लस 64 लेस देन 0। तो 4 अगर कॉमन लेंगे उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, 0 है उधर। ठीक है, तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। क्लियर है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5a माइनस 64 लेस देन 0। तो a स्क्वायर ये हो जाएगा 8a प्लस 5a 13a, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 48 लेस देन 0। तो 48 के हम अब फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, बेसिकली a की वैल्यूज निकालने के लिए ना इस लेस देन 0 को भूल जाओ, इक्वल्स टू 0 एज्यूम करके यहाँ से फैक्टर निकालो और फिर देखेंगे। ये एक इनइक्वालिटी है, उसको सोल्व करने भी आपने सीख लिया है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज में। तो यहाँ से वैल्यूज कितनी आएगी, इसको हम बोल सकते हैं कि 16 इंटू 3 अगर हम कर दे तो 48 आएगा, और 16 माइनस 3 कर दे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 16a माइनस 3a माइनस 48 लेस देन 0। तो ये आ जाएगा a प्लस 16 माइनस 3a प्लस 16 लेस देन 0। तो यहां से क्या बनेगा, आप लिख सकते हो a प्लस 16 कॉमन लेकर, और यहां से आ जाएगा a माइनस 3 लेस देन 0। तो यहां पर जो रूट्स है वो क्या क्या आएंगे, देखो a माइनस 3 को 0 रखेंगे तो 3 आएगा, और a माइनस a प्लस 16 को 0 रखेंगे तो माइनस 16 आएगा। ठीक है, तो माइनस 16 और ये आ गया 3। और इनइक्वालिटी के साइन कैसे चेक करते हैं ये भी आपने सीखा हुआ है बहुत अच्छे से। कैसे, जो भी a का वैल्यूज है ना 3 से ग्रेटर हो वो लिख लो आप, वो एज्यूम कर लो। ठीक है, तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर लाइक 10, तो 10 अगर a की जगह एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, 10 माइनस 3 इज ऑल्सो प्लस, दैट मीन्स ओवरऑल ये प्लस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लस का पोर्शन। और यहां पर बताइए जो 3 आया ये यहां से आया, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, ओड है। तो ओड पे क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि माइनस 16 और 3 के बीच में कोई नंबर 0 रख के देख लो, है ना, तो 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव ही रहेगा, दैट मीन्स ओवरऑल नेगेटिव। और इधर पे आके सपोज माइनस 20, तो माइनस 20 पे ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, जिसका हमने लिख दिया वैल्यूज। ठीक है, और हमारी जो इनइक्वालिटी हो लेस देन 0 है, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन हमारा फेवरेबल है। तो अब हम ये नंबर लाइन पे अपना फेवरेबल पोर्शन प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 16, ये है 3। तो हमारा जो फेवरेबल पोर्शन है वो है यहां से यहां तक। ठीक है, एक ही इन वैल्यूज के लिए हमारा जो इक्वेशन होगा उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। इतना क्लियर हुआ, यहीं से आ रही है कैलकुलेशन। बट यहां पर पूछी गई है प्रोबेबिलिटी, उसके लिए हमें टोटल भी पता होना चाहिए। तो बोला गया है कि a इज चोजन एट रैंडम इन -5 to 30, दैट मीन्स -5 कहां पर होगा, कहीं यहां पर होगा। ठीक है, और 30 कहां पर होगा, कहीं यहां होगा, पॉजिटिव में 3 से बड़ा। ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट्स है तो यह आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये तो हमारा यहां से यहां तक ए दिया हुआ है कि इसके बाहर तो जाना ही नहीं है। ठीक है, तो हमें भले ही पता है कि -16 से 3 तक हमारा इमेजिनरी रूट्स आएगा, लेकिन हम इसके बाहर नहीं जाएंगे, दैट मीन्स हमारा जो फेवरेबल पोर्शन है उसको हम यहीं पर रखेंगे। ठीक है, जो हमें टोटल पोर्शन दिया हुआ है एक ही एक्सेप्टेबल वैल्यूज, उससे बाहर नहीं जाना है, उसी के अंदर ही रहना है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, -5 से 3 तक ही हम एक्सेप्ट करेंगे वैल्यूज। ठीक है, भले ही हमें पता है कि -16 से 3 तक आएगा, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि -5 से 30 तक ही जाना है। तो टोटल तो कितना हो गया, 30 - 5 करेंगे तो 35। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 8। तो मैं लेंथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो -5 से 30 तक अगर आप यूनिट कैलकुलेट करोगे तो 35 आएगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी आपका आ जाएगा 8/35। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपली जब इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है, 1D में फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ,
तो यहां से आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं। तो बहुत ही इजी है ये सब कैलकुलेट करना। ठीक है बच्चों, आज हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम सीखा। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।